एक ही दिन में यूक्रेन रशिया की जंग खत्म कर दूंगा। ट्रंप ने चुनावी मंच से यही वादा किया था। व्हाइट हाउस की कमान संभालते ही वो अपने वादे को पूरा करने निकले, लेकिन ना पुतिन ने उनकी बात मानी और ना ही जेलेंस्की झुके। पहले जेलेंस्की को डराने की कोशिश हुई, फिर जब पुतिन भी तैयार नहीं हुए तो अमेरिका ने रूस को कमजोर करने के लिए सीधे यूक्रेन को मदद देना शुरू कर दिया, लेकिन रूस टूटने को तैयार नहीं था। फरवरी 2022 जैसे ही जंग शुरू हुई, वेस्ट ने रूस पर कड़े सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका और यूरोप ने सोचा अगर रूस का तेल और गैस खरीदना बंद कर देंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। मगर ट्रंप को जल्द ही समझ में आ गया कि रूस की असली ताकत उसका तेल है और उस तेल के सबसे बड़े ग्राहक हैं भारत और चीन। चीन से टकराव में अमेरिका जल्द ही नरम पड़ गया, लेकिन भारत को सबक सिखाने की कोशिशें जारी रही। पहले अमेरिका ने भारत पर 25% ट्रेड टैरिफ्स लगाए और फिर रूस से ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से पेनल्टी के तौर पर और 25% यानी कुल 50% टैरिफ्स थोप दिए। इसके बावजूद भारत झुका नहीं, सस्ते तेल को प्राथमिकता देते हुए इंपोर्ट्स और बढ़ा दिए। यही साबित करता है कि भारत के लिए यह डिस्काउंटेड ऑयल सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि ऐसा हथियार है जिसके लिए वो अमेरिका के सैंक्शंस और टैरिफ तक को नजरअंदाज कर देता है। जब पूरी दुनिया रूस को आइसोलेट करने में लगी थी, भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बचाया बल्कि पूरी वर्ल्ड एनर्जी इक्वेशन को हिला दिया। यह सिर्फ तेल खरीदने की कहानी नहीं, यह है भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी और ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने का खेल। 2022 यूक्रेन वॉर शुरू होते ही वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शंस की बौछार कर दी। अमेरिका और यूरोप ने सीधा रशिया की इकोनॉमी पर हमला बोला। यूरोप ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर ताले जड़ दिए, बैंक्स ने ऑयल पेमेंट्स रोक दिए, शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनीज ने रशियन टैंकर्स तक को ब्लैकलिस्ट कर दिया। साफ मैसेज था, रशिया की इकोनॉमी को कोलैप्स करना है। लेकिन दुनिया को चौंकाने वाली चाल चली इंडिया और चाइना ने। यही से कहानी ने लिया एक नया मोड़। यूक्रेन वॉर से पहले इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की सप्लाई का 60% से ज्यादा मिडिल ईस्ट से मंगवाता था, जिसमें इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई टॉप सप्लायर्स थे। 2021 में इराक अकेला इंडिया का 22% ऑयल सप्लायर था। सऊदी अरेबिया लगभग 18% और यूएई के शेयर में करीब 11% आता था। रशिया का रोल तब सिर्फ 2% से 3% तक लिमिटेड था। लेकिन सैंक्शंस लगने के बाद रशिया ने ऑफर दिया, जितना चाहिए उतना क्रूड ऑयल लो और वो भी सस्ते दामों पर। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 पर बैरल थी। रशिया ने इंडिया को $30 से $40 चीपर यानी $60 से $63 पर बैरल। इंडिया ने मौका तुरंत भांप लिया। रिकॉर्ड इंपोर्ट्स शुरू हुए। 2023 तक रशिया इंडिया का नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन गया। इस डील से भारत का इंपोर्ट भी कम हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा, पेट्रोल डीजल प्राइसेस स्टेबल रहे। इंडिया ने सिर्फ ऑयल खरीदा ही नहीं बल्कि एक और स्मार्ट काम किया। हमारे रिफाइनरीज ने रशियन क्रूड को प्रोसेस करके रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल, और वही एक्सपोर्ट कर दिए यूरोप और अमेरिका को। यानी यूरोप ने सीधा रशियन ऑयल पर बैन लगाया, लेकिन इनडायरेक्ट रास्ते से वही ऑयल वापस उनकी इकोनॉमी तक पहुंचा। 2022 में तो इंडिया यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड फ्यूल सप्लायर बन गया। वेस्टर्न एनालिस्ट्स ने इसे बैकडोर एंट्री ऑफ रशियन ऑयल कहा, लेकिन लीगली ये पूरी तरह क्लीन था क्योंकि रिफाइंड प्रोडक्ट पर कोई डायरेक्ट सैंक्शंस नहीं थे। रशिया को बायर मिल गया, इंडिया को सस्ता रॉ मटेरियल और ह्यूज रिफाइनिंग मार्जिन्स मिले, और वेस्ट को अपनी एनर्जी क्राइसिस से अस्थायी राहत। वेस्ट कंफ्यूज था और इंडिया साइलेंट विनर। वेस्ट को लगा था कि रशिया सैंक्शंस की वजह से कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप के बैन के बाद भी इंडिया और चाइना जैसे बायर्स ने मिलकर रशिया का 70% से ज्यादा क्रूड खरीद लिया। सिर्फ इंडिया ने 2021 में जहां रशिया से 1% से भी कम क्रूड लिया था, वही 2023 तक यह बढ़कर 20% से ऊपर पहुंच गया। 2022 में रशिया ने $218 बिलियन से ज्यादा का ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट किया। यह अब तक का रिकॉर्ड था। इस ऑयल रेवेन्यू ने रशिया की इकोनॉमी को गिरने से बचा लिया। रशिया की जीडीपी स्टेबल रही और मिलिट्री को फंडिंग मिलती रही। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक 2022 में रशिया की जीडीपी सिर्फ 2.1% गिरी, जबकि वेस्ट को 10% से ज्यादा गिरने की उम्मीद थी। 2023 में तो रशिया की जीडीपी ने रिबाउंड किया और 3% से ऊपर ग्रोथ दर्ज की, जो यूके, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे कई प्रमुख विकसित देशों की तुलना में काफी बेहतर थी। यानी जो सैंक्शंस रशिया को तोड़ने के लिए लगाए गए थे, वही उसे नए बायर्स दिलाकर सस्टेन करने में मददगार बन गए, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इंडिया और चाइना के ऑयल इंपोर्ट्स को। अब सबसे बड़ा सवाल, इस ऑयल ट्रेड ने ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को कैसे बदल दिया? पॉइंट नंबर 1, डॉलर को चैलेंज।
रशिया इंडिया ऑयल ट्रेड ने पहली बार ओपनली डॉलर की मोनोपोली को सवालों के घेरे में ला दिया। इंडिया और रशिया ने रूपी रूबल ट्रेड पर बातचीत शुरू की। कई पेमेंट्स चाइनीज युआन में भी हुए। इसका मतलब वो सिस्टम जिसे डिकेड से पेट्रो डॉलर ऑर्डर कहा जाता था, उसमें दरार पड़ चुकी थी। डॉलर की ताकत सिर्फ इकोनॉमी से नहीं बल्कि ऑयल ट्रेड से जुड़ी हुई है, और जब इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी ने अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने शुरू किए तो ग्लोबल फाइनेंस में एक साइलेंट अर्थक्वेक महसूस हुआ। पॉइंट नंबर 2, मिडिल ईस्ट पर प्रेशर। इंडिया आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑयल मार्केट है। ये बात गल्फ देशों को अच्छे से समझ आ गई। सऊदी अरेबिया ने अचानक से इंडिया को अधिक क्रूड सप्लाई करना शुरू कर दिया। गल्फ प्रोड्यूसर्स ने डिस्काउंट वॉर छेड़ दी, क्योंकि अगर इंडिया सस्ता ऑयल रशिया से ले लेगा तो मिडिल ईस्ट का डिकेड और मोनोपोली खत्म हो जाएगा। इस ऑयल डील ने गल्फ को मजबूर किया कि वो एशिया सेंट्रिक एनर्जी डिप्लोमेसी पर ज्यादा ध्यान दे। पॉइंट नंबर 3, यूरोप का संकट। रशिया से कट ऑफ होने के बाद यूरोप लिटिल एनर्जी इमरजेंसी में चला गया। यूरोप को मजबूरी में यूएस एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और मिडिल ईस्ट क्रूड पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन ये इंपोर्ट्स रशिया से मिलने वाले ऑयल से कई ज्यादा महंगे थे। इस वजह से यूरोप की इंडस्ट्रीज को कॉस्ट क्राइसिस झेलना पड़ा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव एज खो बैठी। मतलब रशिया का ऑयल यूरोप छोड़कर एशिया की तरफ आया और यूरोप को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। पॉइंट नंबर 4, ग्लोबल साउथ एम्पावर्ड। शायद सबसे बड़ा असर डेवलपिंग वर्ल्ड पर हुआ। ब्राजील, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकन देशों ने सीखा कि वेस्टर्न सैंक्शंस एब्सोल्यूट नहीं होते। अगर इंडिया जैसा बड़ा डेमोक्रेसी ओपनली रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद सकता है तो ग्लोबल साउथ के लिए यह मैसेज क्लियर था, रूल्स को बेंड किया जा सकता है। इससे डेवलपिंग कंट्रीज को पहली बार लगा कि वो भी एनर्जी पॉलिटिक्स में एक इंडिपेंडेंट रास्ता चुन सकते हैं। अब ये ट्रेड सिर्फ ऑयल की डील नहीं रही, बल्कि एक ऐसा मोड़ बन गई जिसने डॉलर की पकड़, मिडिल ईस्ट का डोमिनेंस, यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल साउथ का कॉन्फिडेंस सबको रीडिफाइन कर दिया। वेस्ट ने इंडिया पर आरोप लगाया, इंडिया इज बाइंग ब्लड ऑयल। लेकिन इसी दौरान यूरोप खुद रूसी गैस ले रहा था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने रूसी एलएनजी पर कोई सीधा बैन नहीं लगाया था। 2024 तक यूरोप की गैस सप्लाई में रूस का हिस्सा 19% बना रहा। यूक्रेन रूट से पाइपलाइन गैस 1 जनवरी 2025 को बंद हुई, पर हंगेरी और कुछ अन्य देशों को टर्क स्ट्रीम से सप्लाई जारी रही। 2023-24 में स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट ट्रांजिट हब बने। अप्रैल 2025 में यूरोपियन यूनियन ने एलएनजी पर बैन का आइडिया भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। यूएस का मामला भी एकदम साफ नहीं था। यूएस ने रूसी तेल या गैस पर बैन लगाया, लेकिन कुछ सीधे ट्रेड्स जारी रहे, खासतौर पर फर्टिलाइजर्स और न्यूक्लियर ईंधन एनरिच यूरेनियम, जिन पर कानूनी खामियां थी। मई 2024 में यूएस ने रूसी एनरिच यूरेनियम पर बैन को कानून में बदला, पर सप्लाई इशू होने पर 2028 तक वेवर्स की व्यवस्था रखी। 2022 में यूएस रिएक्टर्स के यूरेनियम का 24% रूस से आता था, यानी उंगली सिर्फ इंडिया पर उठी। जबकि यूरोप रूसी गैस ले रहा था और यूएस भी चुनिंदा रूसी कमोडिटीज का सीधा ट्रेड कर रहा था। इंडिया का जवाब सीधा था, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। सस्ता तेल हमारी अर्थव्यवस्था और जनता के लिए जरूरी है, और वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर यूरोप रशिया और मिडिल ईस्ट से सस्ता गैस खरीद सकता है तो हम भी रूस से डिस्काउंटेड ऑयल ले सकते हैं। नतीजा ये हुआ, इंडिया ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दिखा दी। रशिया इंडिया एनर्जेटाइज और मजबूत हुए, और वेस्ट भी इंडिया पर ज्यादा प्रेशर नहीं बना सका, क्योंकि उसे इंडो पैसिफिक से लेकर सप्लाई चेन तक इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत है। पर क्या रशिया हमेशा इतना बड़ा डिस्काउंट देता रहेगा? शायद नहीं, लेकिन इस डील ने यह साबित कर दिया है कि इंडिया अब सिर्फ बायर नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी गेम का एक की प्लेयर है। फ्यूचर में इंडिया, रशिया और चाइना मिलकर एक नया एनर्जी एक्सिस खड़ा कर सकते हैं, जो वेस्ट को चुनौती देगा। ऑयल ट्रेड धीरे धीरे डॉलर से हटकर रूपी, युआन या रूबल में होने लगेगा, और हर साल इंडिया की बार्गेनिंग पावर और नेगोशिएशन कैपेसिटी और मजबूत होती जाएगी। यानी आने वाले वक्त में एनर्जी मार्केट में इंडिया सिर्फ कस्टमर नहीं रहेगा बल्कि रूल मेकर बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सस्ते तेल की नहीं है। ये है इंडिया की स्मार्ट डिप्लोमेसी, रशिया की सर्वाइवल स्ट्रेटजी और वेस्ट की गलत कैलकुलेशन की असली पटकथा। हर बैरल ऑफ रशियन ऑयल ने यह साबित किया कि ग्लोबल पावर बैलेंस अब वेस्ट की मोनोपोली में नहीं है। इंडिया अब सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं बल्कि पूरा गेम बदलने वाला खिलाड़ी है। सोचिए, पेट्रोल की हर बूंद अब सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का हथियार बन चुकी है, और इस बार उस हथियार को चलाने में इंडिया सबसे आगे खड़ा है, जिसने दुनिया की एनर्जी इक्वेशन को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, ग्लोबल बुल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।